अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। आज के इस अध्ययन सत्र में मैं विष्णुकांत शर्मा कक्षा 10 के विज्ञान के तृतीय अध्याय आनुवंशिकी का पाठ्य विषय वस्तु को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हमने गत सत्र तक अध्ययन किया कि मेंडलवाद क्या है, मेंडलवाद किसने दिया, मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, और आनुवंशिक शब्दावली लगभग 20 परिभाषाएं थी जिनका हमने अध्ययन किया। जो आनुवंशिकी जिसको जेनेटिक्स नाम दिया गया स्पेंसर ने, उसकी खोज किसने की? ग्रेगर जोहन मेंडल ने। और उसके बाद उसकी पुनर्खोज की 3 वैज्ञानिक हुए, एरिक वॉन सेरमैक, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी ब्रिज, जिन्होंने इसकी पुनर्खोज की। मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया वो मटर के पौधे पे किया, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर कहते हैं इसे। और उसकी सफलता के कारण क्या थे वो हमने गत अध्ययन सत्र में स्टडी किए थे कि उन्होंने जो भी पौधे चुने वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। उन्होंने जो भी प्रयोग किया उनका सांख्यिकीय अभिलेख रखा, तो ये उसकी सफलता के कुछ कारण थे। उसके बाद आनुवंशिक शब्दावली का जीन किसे कहते हैं, इसके अलावा युग्म विकल्पी क्या है, समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषमयुग्मजी किसे कहते हैं, प्रभावी क्या है, अप्रभावी क्या है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकरण, त्रिसंकरण, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है। आज उससे आगे मेंडल के वंशागति के नियम, हमने यहाँ मेंडलवाद पढ़ा तो उसने वंशागति के आनुवंशिकी के कुछ नियम दिए। उन नियमों में जो 3 नियम ही प्रमुख हैं और 3 ही नियम दिए थे जिनके आधार पर पूरी आनुवंशिकी चलती है। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 मेंडल ने दिए और इन्हीं नियमों पर आधारित पूरी आनुवंशिकता की शब्दावली चलती है। तो आज हम सबसे पहले प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं। प्रभाविता, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। हमने शुरुआत में आपको पता हो आनुवंशिकी शब्दावली में पढ़ा था एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकरण संकरण और बहुसंकर संकरण, 4 प्रकार के। फिर पश्च संकरण भी पढ़ा था, फिर संकर पूर्वज संकरण भी पढ़ा था। तो बहुत सारे संकरण हैं। तो ये नियम किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। क्या है ये नियम? गौर से सुनिएगा, फिर मैं वापस समझाऊंगा आपको। जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में, विपर्यासी मतलब विपरीत, विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये हमने प्रभावी लक्षण की परिभाषा में पढ़ा था। जब समयुग्मजी पादपों में क्रॉस करवाते हैं, समयुग्मजी युग्म वाले पादपों में क्रॉस कराते हैं, प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। अगर आपको प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण की परिभाषा याद है ना, दोनों लिख दीजिए, प्रभाविता का नियम कंप्लीट है। देखिए कितनी सरल बातें हैं। जो चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं शब्दावली में, उसी को यहां सेट करना है। आपको लिखना एक एक्स्ट्रा बात है, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इसका ये बेसिक क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आधार किस लेके मेंडल ने इसको सिद्ध किया, तो आपको बताना है यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। तो आपको याद करना है, वापस गौर से सुनिएगा। जब विपर्यासी का मतलब विपरीत है, जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए लंबे पौधे, ये देखिए, और बोने पौधे, दोनों विपरीत लक्षण हो गए कि नहीं हो गए? ये लंबा है, ये बोना है, लेकिन समयुग्मजी, दोनों युग्मक समान है। समयुग्मजी की आपने परिभाषा पढ़ी होगी। जब किसी संकरण में भाग लेने वाले पादप के दोनों युग्मक समान हो, जब किसी संकरण में भाग लेने वाले पादप के दोनों युग्मक समान हो, जिसे समयुग्मजी कहते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों युग्मक समान है, दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है। तो क्या कहा इसने? कहा विपर्यासी का मतलब दोनों विपरीत है एक दूसरे के, एक लंबा है एक बोना है। विपर्यासी समयुग्मजी पादप, दोनों के युग्मक समान, समयुग्मजी पादपों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए संकर लंबे, यानी दोनों लक्षण आए हैं लेकिन प्रभावी कौन सा है? कैपिटल।
प्रभावी कौन सा होता है? हमेशा कैपिटल होता है। तो प्रभावी केवल F1PD में कौन से पौधे प्राप्त हुए? संकर लंबे, संकर लंबे। और संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो ये कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी लक्षण हो गया। जो प्रकट, ये देखो बोना लक्षण प्रकट नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए कौन सा हो गया? अप्रभावी लक्षण। इसे ही कहते हैं प्रभाविता का नियम। यही क्या है? प्रभाविता का नियम है। ये यहाँ तक है, यही प्रभाविता का नियम। समझ में आया होगा आपके? पुनः एक बार रिपीट करता हूँ। जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उससे पहले एक बात है, यह एक संकर संकरण पर आधारित है। यह एक संकर संकरण पर आधारित है। जब विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाते हैं तो F1PD में एक ही लक्षण प्रकट होता है, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। थोड़ा सा ये डार्क नहीं है, आपको बता देता हूँ, ये प्रभाविता का नियम है। ठीक है। जैसे लंबे पौधे शुद्ध बोने, ये शुद्ध लंबे हैं, शुद्ध बोने हैं कि दोनों युग्मक समान है, समयुग्मजी हैं। क्रॉस करवाया, युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में क्रॉस कराया, संकर लंबे प्राप्त हुए। यही क्या है? प्रभावी लक्षण है। जो प्रकट नहीं है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। अब अगला आता है पृथक्करण का नियम, मेंडल का दूसरा नियम। मेंडल का दूसरा नियम भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। सेम ही चीज एक संकर संकरण पर आधारित है, यह नियम भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। यानी यह नियम भी एक संकर संकरण, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इसके अनुसार F1PD के संकर से युग्मक बनते समय दोनों युग्मक विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब देखिए शुद्ध, हाँ पहले ये पढ़ लेते हैं हम। F1PD के संकर से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और ये एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, साथ साथ रहते तो भी तो संदूषित नहीं करते, अलग अलग हो जाते तो भी संदूषित नहीं करते। इससे पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का मतलब अलग अलग होना, और या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये तीन नाम है इसके। इसको आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं, परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, युग्मकों की शुद्ध, मेंडल के युग्मकों की शुद्धता का नियम दीजिए, विसंयोजन का नियम क्या है, अनुवांशिकी के विसंयोजन का नियम क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही पृथक्करण के नियम के तीन नाम हैं, गौर कीजिएगा, मैंने तीनों लिखे हैं इसीलिए। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो पुनः एक बार याद कर लेते हैं। यह नियम भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसमें F1PD के संकर के पर युग्मक बनते समय, संकर से जब युग्मक बनेंगे दोनों युग्मक पृथक पृथक हो जाएंगे, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। F1PD से संकर के से युग्म बनते समय, F1PD के संकर से युग्मक बनते समय युग्मक दोनों क्या होते हैं? पृथक पृथक चले जाते हैं, एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए उदाहरण, वही पहला जो हमने पढ़ा वैसा ही उदाहरण है। विपर्यासी समयुग्मजी क्रॉस करवाया, ये संकर पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा। अब इसमें स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण मतलब ऐसे युग्मक इधर है, न मादा युग्मक और नर युग्मक, मादा युग्मक और नर, स्वपरागण। इसी पौधे में वापस एक पौधे को मादा मान लिया, दूसरे को नर मान लिया, स्वपरागण कराया। तो दो प्रकार के युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए मैंने यहां लिखा है, ये मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक को ऐसे दिखाते हैं और नर युग्मक को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इनको दिखाया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें क्रॉस कराया। देखो टी को टी से क्रॉस किया, दोनों कैपिटल टी आ गए, दोनों कैपिटल टी। जब हमने कैपिटल टी को कैपिटल टी से किया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी से किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी को टी से करवाया, स्मॉल टी कैपिटल टी, और स्मॉल टी को स्मॉल टी से किया, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा, क्यों है? हमने पढ़ा था यहाँ पे, याद हो तो आपको, टी टी लंबे होते हैं, ये दोनों टी स्मॉल है, कैपिटल है, लंबे हैं, ये लंबा है, ये लंबा है, ये बोना है। तो लक्षण प्ररूप क्या आ गया? 3:1। हमने लक्षण प्ररूप की परिभाषा पढ़ी थी, आपको याद हो तो, ऐसा प्ररूप जिससे किसी पौधे या जंतु की बाह्य आकारी की बताता हो, किसी जीव की बाह्य आकारी की बताता हो। तो यहां ये बाह्य आकारी बताता है, 3 पौधे लंबे हैं, देखिए लंबा, ये भी लंबा,
ये भी पौधा लंबा है और ये बोना। तो 3 तो लंबे हो गए, 1 बोना हो गया, तो 3:1 हो गया। ये हो गया फिनोटाइप, जिसको लक्षण पर रूप होते हैं। लक्षण का मतलब बाह्यकारी की देखकर हम बता सकते हैं ये पौधे लंबे हैं या बोने हैं। अब जीन पर रूप निकाले। जीन पर रूप में देखिए, इसमें टीटी, टी और स्मॉल टी, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ये क्या है हमारा शुद्ध लंबा, ये संकर लंबा, ये भी संकर लंबा, और ये शुद्ध बोना, क्योंकि इनकी जीन हमारे सामने है। दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है, ये दोनों में अलग अलग है। तो इसका जीनी अनुपात क्या हो गया, जीन प्ररूप क्या हो गया, 1:2। क्यों, देखिए शुद्ध 1 है, ये क्या है 2 है, और ये भी क्या है 1 है। तो 1:2:1, ये इसका जीन प्ररूप हो गया। पुनः एक बार रिपीट करता हूं मैं, पृथक्करण का नियम, यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। इस के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर से युग्मक, ये F1 पीढ़ी का है, संकर से युग्मक बने, दोनों युग्मक बन गए, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, अलग अलग हो गए और अलग अलग युग्मों में चले गए। इससे पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। शुद्ध लंबे शुद्ध बोनों में क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, संकर लंबे। इनमें स्वयंपरागण कराया, 2 प्रकार के युग्मक बने, मादा युग्मक और नर युग्मक। फिर इनमें जब क्रॉस करवाया इन चारों युग्मकों में, ये दोनों यहाँ लिख दिए, ये दोनों यहाँ लिख दिए, क्रॉस करवाया, शुद्ध लंबे, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये बोना, ये तो आ गया इसका लक्षण पर रूप 3:1, क्योंकि 3 लंबे और 1 बोना प्राप्त हुए। अब अगर इनका जीन पर रूप निकालें, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, तो 1 तो शुद्ध लंबा हो गया, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बोना, यानी 1:2:1। इस प्रकार आज हमने मेंडल के 2 नियम पढ़े, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अगले अध्ययन सत्र में हम इसको स्वतंत्र व्यूहन का नियम जानेंगे, जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। उसमें भी ऐसी टेबल है, लेकिन उसमें 16 खाने हैं और बहुत विस्तृत टेबल है, उसको आपको बहुत गौर से समझना होगा, हर एक स्टेप को क्लियर करना होगा। धन्यवाद। अगले अध्ययन सत्र में हम पुनः इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इन नियमों के विस्तार के बारे में। धन्यवाद।